तो आज हम लोग को करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं तो क्या होगा? आपने पढ़ा ही है कि अगर फूड ज्यादा मिलेगा तो सर्वाइवल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। अगर फूड अनलिमिटेड है तो जीवों को ज्यादा खाना को मिलेगा, जिससे क्या होगा? वो फीडिंग अच्छी करेंगे तो ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे और उनका नेचुरल सिलेक्शन भी अच्छा होगा। क्या बोला गया? जब रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी कैसी हो, कहते हैं रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है ताकि बिना रोक टोक के ग्रोथ हो जाए पॉपुलेशन में। मतलब अगर रिसोर्सेज अच्छे होंगे, फूड अच्छा मिलेगा, स्पेस अच्छी मिलेगी, तो बिना रोक टोक के क्या होगी? ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अनइम्पीडेड का मतलब बिना रोक टोक के। आइडियली जब रिसोर्सेज हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हर एक स्पीसीज एबिलिटी रखती है कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाएगी। इनेट पोटेंशियल मतलब बर्थ पोटेंशियल, यानी बर्थ करने की क्षमता उसकी मैक्सिमम हो जाएगी और वो अपना नंबर ग्रो कर लेगा। डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जब भी कभी डेवलपिंग थ्योरी, उन्होंने थ्योरी डेवलप की थी, नाम था नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि जब भी पॉपुलेशन ग्रो करती है तो एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है। जब भी कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है तो एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है। और उन्होंने पॉपुलेशन साइज को एन, कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, कल हम लोग बात कर चुके हैं, और उन्होंने बोला बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब ये बोला गया नॉट टोटल नंबर। बर्थ रेट का मतलब टोटल नंबर नहीं होता है, केवल कितने ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो गए, ये चीज वो बोली जाती है। तो यानी टोटल नंबर नहीं होता बल्कि जितने ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो गए हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब 1000 पे निकालते हैं कि 100 पे? 1000 पे। और बर्थ को किस लेटर से इंडिकेट किया गया था? बी। और डेथ रेट को डी से किया गया। तो इन्होंने कहा हम इसका वो निकाल सकते हैं रेट, तो dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी इंटू ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी। dn अपॉन dt बराबर b माइनस बर्थ माइनस डेथ इंटू ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी, और b माइनस डी को इन्होंने r बोल दिया, यानी कि dn अपॉन dt बराबर rn। ये इसका इक्वेशन आ गया, ये इसका इक्वेशन आ गया। यहां r बोलेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये r को बोला है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये देखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, जो इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा कह रहे हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इंपैक्ट डालता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। मतलब आर की वैल्यू तो डिसाइड करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ को, साथ ही एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर भी डिसाइड करेंगे। टू गिव यू सब आइडिया, बोलते हैं इसका आइडिया देने के लिए ये बताया गया कि आर की वैल्यू कितनी होती है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नहीं छोड़ सकते। नॉर्वे रेड के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 0.015। फ्लोर बीटल के लिए कितनी है? 0.12। अब आप बताइए दोनों में किसके लिए ज्यादा है? फ्लोर बीटल के लिए कि नॉर्वे रैट के लिए? तो ये अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाएंगे कि वो अपनी तेजी से बढ़ाएंगे? यानी चूहे तेजी से पनपते हैं कि आटे में जो कीड़े हैं वो तेजी से पनपते हैं? आटों में देखो काफी दिन रख दो, 1-2 महीने के लिए कीड़े पड़ जाते हैं, और आपने 2-3 दिन और नहीं उसको छुआ तो और तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। यानी बहुत तेजी से फ्लोर बीटल ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी आर की वैल्यू ज्यादा है नॉर्वे रैट की तुलना में। 1981 में हमारी आर की वैल्यू इतनी थी 0.0205। ठीक है, करंट आर वैल्यू चेंज होती रहती है, वो निकाल लीजिएगा गूगल से। above इक्वेशन डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ। ऊपर जो इक्वेशन थी यानी dn अपॉन dt बराबर rn, ये क्या थी? ये थी कौन सी? जियोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसका शेप कैसा आता है? जे शेप आता है। जे शेप कैसे, किसके किसके रिस्पेक्ट पे निकाला गया? पॉपुलेशन डेंसिटी n और वर्सेस टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम। और ये देखिए इसका जे शेप कर्व आ रहा है, और ये आ रहा है dn अपॉन dt बराबर rn। और इसमें दो ही फेज होते हैं, एक लैग और एक लॉग। लैग या और दूसरा लॉग। लॉग को एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। यहाँ तेजी से क्या होगा? ग्रो कर जाती है पॉपुलेशन, तेजी से ग्रो कर जाती है। इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको पहले हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा था dn अपॉन dt बराबर rn, अब हम इसको dn अपॉन dt बराबर rn ऐसे ना लिख करके इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो nt बराबर ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी यानी n नॉट e की पावर rt, यानी दो तरह से लिखेंगे। अगर डिफरेंशिएटेड फॉर्म पूछा जाए तो dn अपॉन dt बराबर rn, और अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा?
एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर आर टी, जहां एन टी क्या है आफ्टर टाइम टी, जहां एन नॉट क्या है ओरिजिनल टाइम पर यानी टाइम जीरो पर, आर क्या है अभी पढ़ा है हम लोग ने, ई क्या है बेस ऑफ लॉग जिसकी वैल्यू होती है 2.71। कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तभी करेगी जब अनलिमिटेड रिसोर्स होगी, लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्स, जब अनलिमिटेड रिसोर्स होगा तभी ये ग्रो करेगी, और बहुत तेजी से पॉपुलेशन जो है कम समय में बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। डार्विन ने क्या बताया था कि सबसे स्लो ग्रो करने वाला एलिमेंट जैसे कि एलिफेंट है, सबसे स्लो ग्रो करने वाला एनिमल जैसे एलिफेंट, ये बहुत तेजी से अपने नंबर बढ़ाएगा कब, अगर कोई रोक टोक नहीं नेचर में है तो, मतलब खाने को बहुत मिल रहा है, रहने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, तो बेरोक टोक के अपने आप जनसंख्या बढ़ा सकता है, मतलब कुछ ही समय में पूरा पृथ्वी हाथी से भर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली और आइडियली। ऐसे देखिए हम लोग अपनी जनसंख्या कंट्रोल के लिए कितने प्लान बना चुके हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वो बैरियर मेथड, ठीक है ना, और बहुत सारे मेथड, बावजूद इसके देखिए हम लोग कितनी आबादी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। कह रहे डेमो करके देखा गया, इसको हम लोग ने नरेट किया यानी डेमो करके देखा, इसको मतलब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीकेट करके देखा, तो हमने देखा कि बहुत कम समय में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वो भी एक्सपोनेंशियली। अच्छा, इन्होंने बोला कि एक यहाँ पे एग्जांपल भी है, एक किंग थे और उनके एक मंत्री थे, किंग और मंत्री ने क्या किया, एक चैलेंज लग गया, चैलेंज क्या, चैलेंज ये लगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, किंग ने कहा मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कभी वो हारे नहीं थे, बहुत रेयरली हारते थे, तो उनको प्राउड हो गया था, तो उन्होंने मिनिस्टर से शर्त लगा दी, चेस के गेम में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुमको, अगर मतलब पहले बेट लग जाती है ना, तो बेट में होता है ना, आप 100 रुपए की लगेगी, 10 करोड़ की लगी, मतलब कुछ तो डिसाइड होगा कि ये घर हमें दे देना, या ये पेन हमें दे देना, ये गाड़ी हमें दे देना। उस समय बेट लगी थी, तो जो मिनिस्टर था बहुत इंटेलिजेंट था, और मिनिस्टर बिल्कुल बीरबल की तरह इंटेलिजेंट था, तो उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अन्न का दाना चाहिए, हम तो भैया पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अन्न का दाना चलो दिया तुमको, तुमको कितना अन्न का दाना चाहिए, बोला बस 64 खाने में, शर्त ये है कि हर खाने में डबल कर देना है। पहले खान जब वो हार गए अनफॉर्चुनेटली, तो कुछ नहीं, राजा तो राजा, राजा को सोचा कि 64 खाने हैं, उनकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक बोरा लिया, उसमें एक चावल का दाना डाल दिया, अगले अगले खाने में 2 अन्न का दाना गिन के डाल दिया, अगले खाने में 3, 2 की पावर 3, डबल डबल कर रहे थे ना, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 आ गया, फिर 2 की पावर 4 बराबर 16 आ गया, 2 की पावर 5 बराबर, ऐसे ही अगर पता है 2 की पावर 30 करोगे, केवल 30 खाने बता रहे हो, 2 की पावर 30 आता है 1 अरब, 1 अरब दाने बहुत हो जाते हैं। अब ऐसे सोचो, अभी तो 30 पहुंचे, अगली बार अगर एक बोरा हो गया होगा, चलो हम मानते हैं एक ही बोरा मान लो, तो अगले खाने में 31वें खाने में 2 बोरा, डबल करना था ना, उसके बाद 2 से 4, 32वें में 4, 33वें में 8, 34वें में कितना 16 बोरे, ऐसे पता पूरा साम्राज्य का अन्न कम पड़ गया, क्योंकि कंपाउंडिंग लगने लगी यहाँ पे कंपाउंडिंग लगने लगी, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ना चक्रवर्ती, यानी कि ब्याज पे इंटरेस्ट, तो वो होता है। तो इस तरीके से पता चला कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना खतरनाक होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना होता है, ऐसे नहीं बढ़ता है कि हम 2 हमारे 2, वो बढ़ता है हम 2 हमारे 2 तो 4 हो गए, है ना, वो 4 से 8 हो गए, वो 8 से 16 हो गए, वो 16 से 32 हो गए, ऐसे क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ये चीज मैंने यहां बता दी क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यहां से क्वेश्चन आएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अच्छा, लॉजिस्टिक का मतलब नाम से ही लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई लॉजिक है। क्या लॉजिक है, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स को डिस्पोज नहीं कर सकती लगातार, मतलब कोई भी पॉपुलेशन लगातार डिस्पोज नहीं कर सकती, मतलब अचीव कर सकती है पर लगातार मेंटेन करे ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है, दिस लीड्स टू द कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स, इसीलिए हमारे बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन, कोई भी प्रजातियों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन, ठीक है। इवेंचुअली जो फिट होगा इंडिविजुअल वही सरवाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, यही तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहती है हम लोग के लिए रिसोर्स लिमिटेड है, तो हम लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की इंट्रा,
इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा तो कर ही रहे हैं, इंटर भी कर रहे हैं, हमारा बर्ड से कंपटीशन है, हमारा और दूसरे जीव जंतुओं से कंपटीशन है, हमारा आपसे कंपटीशन है, तो लेकिन मेन कंपटीशन होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये जो फिट होगा उस कंपटीशन में वही सरवाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, उसी की जनसंख्या बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्री, उनको भी ये चीज रियलाइज्ड है, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स जो है तो लिमिटेड पॉपुलेशन भी रहे। वो कहते हैं जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन भी लिमिटेड रहनी चाहिए। नेचर में गिवन हैबिटेट में बहुत सारा अगर रिसोर्स है तो सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब कह रहे, मान लो रिसोर्स है अभी बहुत ज्यादा, मान लो हम कहते हैं कि पृथ्वी पे अभी भी एक अरब लोग और रह सकते हैं, तो ठीक है, वो 1 अरब पहुंचने में कुछ महीने ही लगेंगे, अगर इतनी आबादी है तो 1 अरब पहुंचने में कुछ महीने ही लगेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये पृथ्वी कम पड़ जाएगी, है ना, पृथ्वी पे रहने के लिए स्थान ही नहीं बचेगी। जो जंगल वंगल तो हम नष्ट कर नहीं सकते, वरना ऑक्सीजन कहां से आएगी, वरना रेनफॉल कहां से आएगा। देखा है आपने कितना ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो गया है, मतलब बारिश के समय बारिश नहीं होती, अभी मार्च आया है इतनी गर्मी पड़ने लगी, आज तो कुछ मौसम ठीक है, कल परसों की देखो कितनी गर्मी पड़ने लगी थी। अभी इतनी गर्मी पड़नी चाहिए अप्रैल में, जितनी अभी पड़ रही है इतनी अप्रैल में पड़नी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या क्लाइमेटिक चेंज है। इस बार सर्दी भी कहां ज्यादा पड़ी, लिटरली सर्दी केवल 1 हफ्ते पड़ी कस के। तो ये सब क्लाइमेटिक चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, तो इन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो पॉसिबल नंबर जितने हैं उतने ही मैक्सिमम लोग सपोर्ट होने चाहिए। मतलब अगर 8 अरब की कैपेसिटी है पृथ्वी की, तो 8 अरब ही लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, जबकि अभी 7 अरब के करीब पहुंच चुकी, 7 साढ़े 7 अरब। फिर लिखा है, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितना सपोर्ट कर सकता है, इस कैपेसिटी को बोलते हैं, इस लिमिट को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को किस लेटर से इंडिकेट करते हैं? के। कोई भी पॉपुलेशन किसी भी हैबिटेट में विद लिमिटेड रिसोर्स, सो इनिशियली लैग फेज, हमेशा मैंने बोला पहले लैग आता है फिर लॉग आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है लॉग फेज, लॉग को ही एक्सीलरेशन फेज बोलते हैं, एक्सीलरेशन फेज या लॉग फेज। फिर आता है डी एक्सीलरेशन फेज, मतलब पहले कर्व ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो पहले लैग फिर लॉग, फिर ये देखो हल्का सा घटा, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज जिसको एसिम्प्टोट फेज भी कहते हैं, एसिम्प्टोट भी कहते हैं। तो पहला फेज लैग, दूसरा लॉग या एक्सीलरेशन, तीसरा डी एक्सीलरेशन, चौथा एसिम्प्टोट फेज। पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पे जाके रुक जानी चाहिए, मान लो यहाँ पे रुकी है तो ये के होना चाहिए, अभी दिखाते हैं कर्व, के होना चाहिए। तो n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसका n का ग्राफ टाइम के वर्सेस करेंगे तो जे शेप नहीं मिल के कैसा मिलेगा, सिग्मॉइड मिलेगा। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड एज वल्हस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये क्वेश्चन कई बार आया, वल्हस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो कैसा होता है, तो सिग्मॉइड होता है, और ये दुनिया का सबसे रियलिस्टिक कर्व है, यानी रियल में ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए फार्मूला आएगा dn/dt बराबर आर एन, और साथ में आ गया k माइनस एन अपॉन के। कभी कभी ऐसे नहीं लिखते हैं तो 1 माइनस एन अपॉन के भी लिख सकते हैं, नहीं 1 माइनस एन अपॉन के भी तो लिख सकते हैं इसको। तो एक बार ऐसा आया था ऑप्शन ए में ये, ऑप्शन बी में ये 1 माइनस एन अपॉन के, तो दोनों ही सही था, 1 and 2। अब क्या है, रिसोर्सेज जो होते हैं फॉर ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। तो ये कह रहे रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि लिमिटेड है। ये देखो लिखा है, इसीलिए लिमिटिंग सून और लेटर बोलते हैं, इसीलिए लिमिट आ जाएगी भले अभी आए या बाद में आए। लॉजिस्टिक ग्रोथ इज कंसीडर मोर रियलिस्टिक, ये बात अभी मैंने बोला आपको, उन्होंने बोला पिछले 100 साल में हमारा कर्व कैसे चेंज हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हो कि लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। लाइफ हिस्ट्री और वेरिएशन, पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रखना चाहती है, पॉपुलेशन में हमेशा रिप्रोडक्टिव फिटनेस कैसी रहना चाहती है, मैक्सिमम, डार्विन फिटनेस भी बोलते हैं इसी को। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमाइज करती है, इसी को डार्विन फिटनेस भी कहते हैं, और इसी को आर वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। जिस भी हैबिटेट में रहेगा वहां आर वैल्यू को जरूर स्टडी करना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, बोलते हैं आर वैल्यू को और कौन डिसाइड करता है, सिलेक्शन प्रेशर, यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर कम है कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाता है टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, मतलब आर वैल्यू को मैक्सिमम रखना चाहता है हर जीव,
लेकिन नेचर इसे डिसाइड करती है, नेचर इसको डिसाइड करती है कि आर वैल्यू मैक्सिमम रखना है कि थोड़ा स्लो करना है। क्योंकि आप जरा सोचो, चींटियां ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकती है कि हाथी ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस? तो चींटियों की आर वैल्यू को कंट्रोल में करने के लिए उसका आर वैल्यू घटा दिया गया, सॉरी बढ़ा दिया गया, क्योंकि चींटियां पैर के नीचे भी आ जाती हैं तो मरेंगी, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, उनके लिए सर्वाइवल कम है। लेकिन हाथी बड़ा है, वो किसी के पैर के नीचे तो आके मरेगा नहीं, है ना। हाथी के लिए केवल क्या है, फूड की कमी हो सकती है, इसीलिए हाथी जैसे बड़े जीव की आर वैल्यू को घटा दिया गया और चींटियों की आर वैल्यू को बढ़ा दिया गया, ठीक है। कुछ जीवन भर में एक बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे बम्बू और सैल्मन फिश, पैसिफिक सैल्मन फिश, ठीक है। तो पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू ये एक बार रिप्रोड्यूस कर सकती, तो इनकी आर वैल्यू को ज्यादा कर दिया जाएगा कि कम कर दिया जाएगा? आर वैल्यू को नहीं, ज्यादा किया जाएगा, एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकती है तो आर वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, तो हमारी आर वैल्यू कम कर दी गई। देखो, एक साल में लगभग एक बेबी बॉर्न कर सकते हैं, मतलब ऐसे चूहे, देखो चूहे एक बार में कई कई बेबीज बॉर्न कर लेते हैं और एक साल में कई बार बॉर्न कर लेते हैं। ऐसे डॉग का देखो कई बार बॉर्न कर लेते हैं। तो नेचर जैसा चाहती है वैसे एडजस्ट करती है। देखिए लिखा है, कुछ एक बार लाइफ में रिप्रोड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। इसका दो एग्जांपल है, एक एनिमल का, एक प्लांट का, एक सैल्मन फिश और एक बैम्बू फिश। और बम्बू अदर ब्रीड मैनी टाइम्स, कुछ मैनी टाइम्स ब्रीड कर सकते हैं, यानी पॉलीकार्पिक होते हैं। कौन मैनी टाइम ब्रीड कर सकता है? बर्ड और मैमल। कुछ ज्यादा लार्ज नंबर बनाएंगे। कौन लार्ज नंबर बनाएगा? जिनका साइज छोटा होगा। आप बताओ कौन ज्यादा बेबी बॉर्न करेगा? जिसका साइज कैसा होगा? छोटा। अब छोटे कौन होते हैं? जैसे ओस्टर, सीपी, जैसे पिलाजिक फिश, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, छोटी छोटी पिलाजिक फिश होती हैं, देखा होगा, एक के पीछे एक भागती हैं, डिस्कवरी में दिखाते हैं, झुंड में चलती बिल्कुल। कुछ स्मॉल नंबर बनाते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, जैसे बर्ड और मैमल। पता है, बर्ड और मैमल का साइज बड़ा है, इसलिए उनका जो नंबर है, आर वैल्यू जो है घटा दी गई। फिर बोला गया विच इज डिजायरेबल मैक्सिमाइज फिटनेस, बोलते हैं फिर कौन सी चीज चाहिए मैक्सिमम फिटनेस के लिए? आंसर आएगा, ये डिसाइड करेगा कौन? नेचर डिसाइड करेगा, क्योंकि नेचर सबको बैलेंस करना जानता है। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट life history trait of organism have evolved in relation to constraint imposed by abiotic and biotic component। बोला गया कि यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री को एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, कहाँ पे? उस हैबिटेट में। और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑफ बीइंग कंडक्टेड बाय द इकोलॉजिस्ट। मतलब इस पे आज भी रिसर्च चल रही है, इसको भली बात समझने के लिए। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में क्या हो गया, क्या कहता है? कहता है कोई भी पॉपुलेशन अर्थ पर अकेले नहीं रह सकती। कह रहा है कोई भी सिंगल पॉपुलेशन रह सकती है? आंसर आएगा नहीं। कह रहा है कि कोई नहीं रह सकता। कहता है कि आप जरा सोच के देखो, किसी भी स्पीसीज को मिनिमम जिंदा रहने के लिए किसी एक दूसरी स्पीसीज को तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर पौधे की बात करें, पौधा खुद खाना बना लेता है, लेकिन मिनरल कहां से लेगा? बैक्टीरिया बनाएगा। मिट्टी में मिनरल कौन बनाता है? बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरिया ह्यूमिफिकेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी आप, ठीक है। तो आप देखो, बिना पेड़ पौधा भी उसके बिना नहीं रह सकता है, जो कि खुद अपना खाना बना लेता है। देखो लिखा, इवन ए प्लांट स्पीसीज व्हिच मेक्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल एंड रिटेन द इनऑर्गेनिक मैटर, मतलब मिनरल फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब मिट्टी में बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी या माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में बदल के मिनरल प्रोवाइड करा देगा, और जो ये मिनरल है ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट द एनिमल एजेंट? कहते चलो वो तो अलग बात हो गई, अगर कोई दूसरा जीव नहीं होगा तो प्लांट का पॉलिनेशन कौन कराएगा? आपको पता है 90% पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर से होता है, और बाकी का 10% होता है वाटर और विंड द्वारा, ठीक है। इट इज ऑब्वियस इन नेचर एनिमल, कह रहा है नेचर में एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। मतलब तीनों ही एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तीन टाइप की कम्युनिटी होती है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, तीनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कम्युनिटी में आराम से रह सके। इवन मिनिमल कम्युनिटी मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट although all may not be readily apparent। बोलते हैं आपको ज्यादा नहीं दिखेगा कि मिनिमम सपोर्ट तो दिखेगा ही। मतलब
हम पौधों पर निर्भर है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा जीव होगा, हो सकता है वो पौधों पे बहुत कम निर्भर हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि निर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्भरता रहेगी ही रहेगी। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइव्स फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज को रहना पड़ेगा। अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लस सिंबल लगाएंगे, डेट्रीमेंटल मतलब हानि हो रही है तो माइनस लगाएंगे, न्यूट्रल मतलब ना कोई लाभ ना कोई हानि। तो ये देखिए म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है, स्पीसीज ए को भी स्पीसीज बी को भी। अच्छा प्रीडेशन में भी एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान, लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है किसी की जान नहीं जाती, इसमें किसी की जान चली जाती है, यानी एक मरेगा दूसरा मारेगा। अच्छा कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। अच्छा पैरासिटिज्म में क्या है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, बता चुका हूं। प्रीडेशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉमनसेलिज्म, एक को फायदा दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, यहाँ एक को नुकसान दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, यानी इसका जस्ट अपोजिट है, कॉमनसेलिज्म का उल्टा एमेंसलिज्म। ये वही चीज जो चीज बताई है ना उसी को थ्योरी में लिख दिया है, उसी को थ्योरी में लिखा है। अब आते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, कहता है सोच के देखो, पौधे ने तो सनलाइट को कन्वर्ट कर लिया, पौधे ने सनलाइट को कन्वर्ट करके खाना बना लिया, लेकिन कोई एनिमल उसे खाने वाला नहीं है। प्लांट ने सन को फिक्स कर दिया, सनलाइट को फिक्स कर लिया, खाना बना लिया, लेकिन कोई खाने ही वाला नहीं है, तो उस पौधे का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। और नेचर में जबकि एनर्जी फ्लो होते रहना चाहिए। लिखा है यू कैन थिंक द प्रीडेशन इन नेचर, नेचर्स वे, बोलते नेचर में प्रीडेटर करते क्या है, ये ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी, कहां से कहां पर ले जाते हैं, लो ट्रॉफिक लेवल से कहां ले जाते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स बाय द प्लांट, यानी प्लांट ने जो एनर्जी फिक्स की है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पर ले जाते हैं। व्हेन वी थिंक प्रीडेटर एंड प्रे, जब प्रीडेटर और प्रे की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पॉपुलर एग्जांपल आता है टाइगर और डियर का, टाइगर और डियर रेडिली कम टू आवर माइंड। लेकिन स्पैरो जो कि बीज खा रहा है ये प्रीडेटर से कम नहीं है, मतलब ये भी प्रीडेटर है, ठीक है। ऑल्दो एनिमल जो प्लांट को खा रहे हैं जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग जो या काऊ को बात करें, काऊ भी प्रीडेटर है, लिखा हुआ है आर कैटेगराइज herbivores, लेकिन इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेस्ट दे आर नॉट डिफर फ्रॉम द प्रीडेटर, बोलते हैं अगर इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफर नहीं है। माना कि वो शाकाहारी हैं, कह रहे माना कि उनको शाकाहारी बुला रहे हैं, लेकिन हम भी तो एक की जान ले रहे हैं। कहते नहीं एक व्यक्ति थे जेसी बोस, उन्होंने कहा था पौधों को भी दर्द होता है, और साइंटिस्ट ने ऐसे निकाले हैं चीजें, साइंटिस्ट ने वाइब्रेशन को रीड किया है और देखा कि जब भी पौधे पे कुल्हाड़ी मारी गई वाइब्रेशन बदल गए, तो उसको आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, यानी क्या होता है कहीं ना कहीं उसमें ये चीज फील हुई, इसलिए तो लिविंग वर्ल्ड में रखा गया है, लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग है। अब इन्होंने बोला सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर नहीं करते प्रेडेटर, और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो सिर्फ कंडक्शन ऑफ एनर्जी ही नहीं करते एट ट्रॉफिक लेवल, बल्कि अदर इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। क्या करते हैं, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल, यानी ये प्रीडेटर प्रे की जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं। अच्छा शेर को बोला जाता है राजा, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा है जंगल की, अगर वो नहीं होगा जनसंख्या ओवर क्राउडेड हो जाएगी और फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बहुत समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा। बोलते हैं प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव हाई पॉपुलेशन, कहते हैं प्रीडेटर जो है वो प्रे की स्पीसीज जो है उसके हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को रोकती है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को रोकेगी, अदरवाइज इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर मान लो शेर ने शाकाहारियों को खाना बंद कर दिया, हार्बीवोर्स को खाना बंद कर दिया, तो हार्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप बताओ पेड़ पौधे ज्यादा खा जाएंगे, पेड़ पौधे खा जाएंगे, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, प्रोडक्टिविटी घट गई पूरा जंगल क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। जब कोई विदेशी प्रजाति, एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, जब भी कोई फॉरेन की प्रजाति कहीं इंट्रोड्यूस की जाती है किसी जियोग्राफिकल एरिया में, तो वहां पे वो इन्वेसिव का मतलब होता है हमला कर देती है, हमला करने का मतलब तेजी से अपने आप को फैला लेती है, तेजी से वहां पर अपने आप को फैला लेती है। लिखा है ना स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव एनी नेचुरल प्रेडेटर। हमने कानपुर का एक पौधा लिया, उसको हमने बॉम्बे में जाके लगा दिया,
अच्छा, क्या कानपुर वाले पौधे को क्या बॉम्बे वाले एनिमल जानते हैं? नहीं जानते, अभी उससे परिचित नहीं है, तो उससे नहीं खाएंगे। हमेशा जो जीव जंतु होता है वही खाता है जो। अच्छा, आप कहीं फॉरेन कंट्री गए, आपको अमरूद दिखेगा, आप खा लोगे। आपको कोई अजीब सी चीज दिखेगी, आपको पता नहीं कि खाने वाली गिरी हुई है, मान लो फल है खाने योग्य गिरा हुआ है, क्या तब भी आप खा लोगे? नहीं, सारे फल नहीं खाए जाते, कुछ में जहर भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही होता है, हम लोग पहचानते नहीं उसको, तो हम लोग उसे नहीं खाएंगे, इसीलिए वो तेजी से बढ़ जाएगा, इसीलिए वो तेजी से बढ़ जाएगा। प्रिकली पियर कैक्टस हमने कहां पे इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलिया में। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अलग थलग है बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ऐसा कब किया था? 1920 में। तो अब बताओ, जब प्रिकली पियर कैक्टस हमने आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो करा दिया, तो इसको कोई पहचानने वाला नहीं था, तो ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया। फाइनली हमने इसको कैसे कंट्रोल किया? हमने इसको कंट्रोल किया एक कैक्टस फीडिंग मोथ, ये कैक्टस फीडिंग मोथ, ये प्रीडेटर या मोथ, जो नेचुरल हैबिटेट से ले गए और उस कंट्री में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कैक्टस को भारत में पाया जाता है कैक्टस, कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में ले जाके ग्रो करा दिया, और फिर भारत वाले कीड़े को ले गए कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये अडेप्ट किया जाता है एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अभी हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन, यानी ये क्या करती है, प्रेडेटर प्रे को खाते हैं, इसी से हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आप बताओ, ब्लैक एंड रेड मार्किंग वाला बीटल्स किसको कंट्रोल किया? एफिड्स। जबकि आप बताओ मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए क्या? ड्रैगन फ्लाई। याद आया? प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर क्या करते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। प्रीडेटर क्या करते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, कहां? कम्युनिटी में। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन को घटा देते हैं। किसकी कंपटीशन को घटाते हैं? प्रे। अच्छा, अगर ये नहीं होते तो प्रे बढ़ जाते हैं, प्रे के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता। चूंकि ये हैं तो ये घटा रहे हैं। किसका कंपटीशन घटा रहे हैं? प्रे का कि प्रीडेटर का? प्रीडेटर प्रे के कंपटीशन को घटाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी, यानी पथरीले जो समुद्र के किनारे थे, पैसिफिक कोस्टलाइन एरिया जो कि अमेरिका में था, वहां एक स्टारफिश पाई जाती थी, पाइसेस्टर। स्टारफिश कौन सी थी? पाइसेस्टर। ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर थी, यानी ये शिकार करती थी। अच्छा, हमने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, फील्ड का मतलब हमने एक दूसरी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे हम उस सारी स्टारफिश को हमने हटा दिया। अब स्टारफिश को हटा देने से, इंटरटाइडल का मतलब पानी का छोटा सा गड्ढा था, पानी का छोटा सा गड्ढा था, वहां पर सारी एक बाल्टी से निकाल के वहां ले गए और वहां से स्टारफिश को हटा दिया। इसके हटा देने से, अब आप बताओ, इसके हटा देने से प्रे की संख्या बढ़ गई। प्रे की संख्या बढ़ गई तो आपस में कंपटीशन भी बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा तो 10 से भी ज्यादा प्रजातियां ये इनवर्टिब्रेट्स की एक साल के अंदर अंदर गायब हो गई, बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मैंने देखो ये बात पहले भी बोला था, इंटर की इंट्रा, इंटर की इंट्रा, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है, अगर प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है, यहां पे मतलब ये समझो, अगर शेर बहुत, टाइगर बहुत शक्तिशाली है, तो डियर को ज्यादा से ज्यादा शिकार करेगा, इससे डियर की संख्या घट जाएगी, और डियर की संख्या घट गई तो शेर खुद भी मरेंगे। क्यों? अगर सारे शाकाहारियों की संख्या घट गई तो अब ये खाएगा क्या? पेड़ तो खाता नहीं कभी। क्या शेर कभी घास खा सकता है? शेर कभी कोई फल खा सकता है? नहीं, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसका नेचर नहीं है, इसलिए शेर खुद भी गायब हो जाएगा। इसीलिए ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये हार्बीवोर्स को क्या करते हैं? डेली शिकार नहीं करते, एक बार शिकार किया, 8-10 दिन की फुर्सत, और फिर ये भी चेक करते हैं, हमने पिछली बार अगर डियर का शिकार किया है तो अगली बार हम काऊ का शिकार करेंगे, या अगली बार किसी और का शिकार करेंगे, प्रेफरेंस होती है इनकी। यानी ये प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है ब्रेनी, बहुत ब्रेनी होते हैं। ठीक है, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस। बोलते हैं प्रीडेटर को अगर शक्तियां दी हैं नेचर ने शिकार करने की, तो प्रे को दी है बचने की। भाई अगर नेचर ने दी है, जैसे नेचर ने बैक्टीरिया को रोग फैलाने की शक्ति दी है कि जाओ रोग फैलाओ, तुम पैरासाइट बनो, तुम्हारा लाभ होगा और होस्ट को नुकसान होगा। लेकिन होस्ट को भी तो कुछ दिया है, होस्ट को प्रतिरोधक क्षमता दी है, इम्यूनिटी दी है, और क्या हमें एसिड्स दिए हैं, हमें बैरियर्स दिए हैं, बावजूद उसके हम लोग अगर शिकार हो जा रहे हैं तो हमारी गलती है ना।
अब क्या बोला गया, कुछ स्पीसीज इंसेक्ट की और फ्रॉग की क्रिप्टिकली कलर्ड होती हैं। क्रिप्टिकली कलर्ड का मतलब होता है रंग उसका रंग अलग सा होता है जो आपको प्रभावित करेगा, रंग ऐसा जो नोटिफिकेशन में आए। अच्छा आप मान लो ज्यादातर फ्रॉग पीले होते हैं या हरे होते हैं, लेकिन आपको लाल कलर का फ्रॉग अगर दिखाई दे जाए तो आप लाल कलर का, यानी लाल क्या है, निगेटिव एनर्जी को शो करता है कि पॉजिटिव? लाल निगेटिव एनर्जी को शो करता है। आप बताओ सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं? निगेटिव एनर्जी को शो करता है। चीजें लाल यानी खून जब होता है कहीं, लाल ही लाल खून होता है, निगेटिविटी को दर्शाता है। तो यानी क्या होता है, लाल अगर मान लो कोई फ्रॉग है तो यानी अब उसको देख करके कोई उसका शिकार करने नहीं जाता, अलर्ट हो जाते लोग, क्योंकि लाल अपने आप ब्रेन में, देखो ये सब साइकोलॉजी से बनाया गया है, कलर हमने नहीं बनाए, कलर नेचर में ही थे, हमने कुछ नए उनसे शेड क्रिएट किए। लाल कलर पहले ही नेचर में था, लाल हमेशा निगेटिविटी का प्रतीक था। जब भी कहीं पे ब्लड गिरा होता है कोई जानवर उससे अवॉइड कर जाता है, मतलब उनको छोड़ दिया जाए, चींटियां और उनको छोड़ दिया जाए माइक्रोब्स को, तो बाकी सब अवॉइड कर जाते हैं। तो इसी तरह से ये अगर फ्रॉग लाल है तो अपने आप को क्या कर रहा है, कहीं पे लाल जगह पे ब्लेंड कर लेगा और इससे वो कोई दूसरा उसे नहीं पहचान पाएगा। इसी घटना को बोलते हैं कॉमूफ्लेज। कॉमूफ्लेज कुछ पॉइजनस होते हैं एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेशन। जैसे जो सांप होता है उसको पॉइजनस बना दिया गया, सांप को तो कोई भी मसल देगा, इतना छोटा होता है, रस्सी की तरह ऐसे घुमा देगा। अगर सांप के अंदर जहर नहीं होता तो इंसान ही उसको रस्सी की तरह घुमा देता है, बताओ। लेकिन सांप जहरीले होते हैं इसीलिए वो शिकार नहीं कोई करता है, और उसको बहुत तेजी से चलने की भी क्षमता दी है, देखा होगा बहुत तेजी से कहीं भी चला जाता है, चढ़ जाता है चिकनी से चिकनी सतह पर। एंड पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रीडेशन, यानी प्रेडेटर से बच जाता है। एक मोनार्क बटरफ्लाई है, वो तो पता है अपना स्वाद ही खराब कर लेती है। मोनार्क बटरफ्लाई पहले बड़ी स्वादिष्ट होती थी, तो इसको क्या करते थे, वो बर्ड्स खा जाते थे। तो जब ये कैटरपिलर अवस्था में थी तो इनके अंदर एक चेंज आया, इन्होंने पॉइजनस वीड खानी चालू कर दी। जब पॉइजनस वीड खानी चालू कर दी तो पॉइजनस वीड खाने से इनका टेस्ट बिगड़ गया, टेस्ट बिगड़ जाने से बर्ड ने इनका शिकार करना छोड़ दिया। ये देखो लिखा है, बटरफ्लाई एक्वायर द केमिकल ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग द पॉइजनस वीड। यानी बटरफ्लाई ने अपना स्वाद बिगाड़ लिया, डिस्टेस्टफुल हो गई ताकि वो प्रेडेशन से बच सके। ये एडेप्टेशन है, किसका एडेप्टेशन है, प्रे का कि प्रेडेटर का? प्रे का। अब आते प्लांट पे, प्लांट को खाता है हार्बीवोर्स। प्लांट का प्रेडेटर कौन है? हार्बीवोर्स। लगभग 25% जो है जितने इंसेक्ट हैं वो फाइटोफेगस हैं। फाइटोफेगस ये क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार आया हुआ है कई सालों तक। तो 25% जो इंसेक्ट है टोटल इंसेक्ट वो फाइटोफेगस है। फाइटोफेगस का मतलब या तो वो प्लांट का सैप लेते हैं या तो वो प्लांट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाते हैं, यानी कि पत्तियां खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खा जाते हैं, ये सब खा जाते हैं, या तो प्लांट का कोई लिक्विड ले लेते हैं या तो प्लांट के भाग को खा जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि सबसे बड़ी सीवियर प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरह ये भाग नहीं पाते। अनलाइक का मतलब हो गया हमारे का उल्टा, लाइक का मतलब होता है हमारी तरह, इसका हो गया हमारे का उल्टा। ये भाग नहीं पाते, किससे? शिकारी से। शिकारी से बच के भाग नहीं पाते, क्यों? पेड़ के पार पेड़ मूव करता ही नहीं है। प्लांट में इसीलिए कुछ इवोल्यूशन हुआ और आश्चर्यजनक वैरायटी डेवलप कर दी गई। ये आश्चर्यजनक वैरायटी मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस देती है, किसके खिलाफ? हार्बीवोर्स के खिलाफ। जैसे कांटे दे दिए गए बबूल में और कैक्टस में, और मोस्ट ऑफ द कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स, यानी कि कांटे किसका एग्जांपल है? मार्फोलॉजिकल मीन्स जो कि डिफेंस कर रहा है। बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल, ये केमिकल उन्हें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं, या तो उनकी फीडिंग को रोक देते हैं, या तो उनका डाइजेशन रोक देते हैं, या तो फिर उनका रिप्रोडक्शन रोक देते हैं, कभी कभार तो जान भी चली जाती है ना। कुछ पौधे पॉइजनस होते हैं, जान चली जाती है इससे। कह रहा आपने एक पौधा देखा होगा, सुना भी होगा, मैंने दिखाया भी था आपको, मदार, कैलोट्रोपिस, याद है? जिसमें अपोजिट लीफ पाई जाती है। कैसी लीफ थी? काले का अपोजिट गोरा, तो काला मतलब कैलोट्रोपिस और गोरा मतलब ग्वावा। तो देखो ये वही कैलोट्रोपिस है, ये एक लैंड में अकेला पड़ा रहता है लेकिन कोई इसको खाने को तैयार ही नहीं है।
कोई बकरी कितनी भी भूखी हो, गाय कितनी भी भूखी हो, भैंस कितनी भी भूखी हो, ठीक है, कोई भी हार्बिवोर्स इसे खाएगा ही नहीं, आराम से वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है। रीजन ये है कि ये प्लांट जो है हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, पॉइजनस नहीं बोल रहा है, कह रहा है हाईली पॉइजनस। ये होता है केमिकल का नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जैसे ही कोई इसे लेता है, जैसे कैटल और गोट अगर इसे देख के खा ले, तो वैसे तो खाती नहीं है, तो कभी इसको चरती नहीं है, इसी डर के कारण, ये इसको चरते हुए कभी नहीं देखा होगा आपने। और वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल भी होती है जो पौधे से निकालते हैं, हम उसे कॉमर्शियली स्केल पे यूज करते हैं। जैसे निकोटीन में नशा होता है, तंबाकू में भी नशा होता है। तंबाकू को अगर कोई नॉन टोबैको वाला पर्सन खाए, देखो जो टोबैको खाते हैं उनको कोई नशा नहीं होता है ना, तो क्या होते हैं, उनके लिए नशा भी कम पड़ जाता है। तो जो हम आप हैं जैसे नॉर्मल लोग, अगर हम आप गलती से भी टोबैको अगर अपनी जीभ पे रख लें, तो हमें चक्कर से आने लगेंगे, हमें थोड़े से चक्कर आने लगेंगे, या हमें चकरा जाएगा, या सर दर्द हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग लेते हैं उनका तो तभी काम में मन लगता है जब वो मुंह के अंदर दबा लेते हैं, है ना। तो ऑन कमर्शियल स्केल तो निकोटीन इसीलिए था। कैफीन, कॉफी हमारे लिए नहीं थी। देखो कॉफी स्वाद में बहुत ही कड़वी होती है, उसका स्वाद बनाने के लिए पहले हम उसको उसके बीज को सुखाते हैं, रोस्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाके कॉफी का स्वाद आता है। अगर कभी कॉफी ज्यादा पड़ जाए तो देखो कितना खराब टेस्ट हो जाता है, और कहीं ब्लैक कॉफी पीनी पड़ जाए तो खराब टेस्ट आता है, ठीक है। तो कैफीन इसीलिए दिया गया था नेचर में। क्विनीन, ये सिंकोना की छाल से निकलता है, और ये मलेरिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए इसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है। स्ट्राइकिन सर्दी जुकाम की है। अफीम दर्द निवारक है, अफीम दर्द कम करने के लिए की गई थी, मॉर्फिन निकालते थे, लेकिन हमने दर्द कम नहीं किया, हमने उसको नशे के लिए यूज करना चालू कर दिया। और याद करो डाईएसाइल मॉर्फिन किसको बोलते थे, स्मैक या ब्राउन स्मैक, है ना, स्मैक बोलते थे, या हेरोइन। एंड देम एक्चुअली डिफेंस, ये सब डिफेंस थे। नेचर ने ये दे रखा था पौधों को ग्रेजिंग के लिए और ब्राउजिंग वाले एनिमल से बचाने के लिए। अच्छा आते हैं कंपटीशन की बात करते हैं। डार्विन ने बात की थी, हमने आपसे पूछा था आते आते कि डार्विन ने कौन से कंपटीशन की बात की थी। जब डार्विन ने बात की थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, तो उन्होंने बताया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेचर में चलता रहता है, और यही एक पोटेंशियल फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम इन्होंने बताया था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन हमेशा, यहां से देखो, यहां से कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच होता है। कब? जब सेम रिसोर्स यूज कर रहा हो, और रिसोर्स कैसे हो, लिमिटेड। ये है कंपटीशन की परिभाषा। जनरली ऐसा माना जाता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच ही कंपटीशन होता है, और क्या होता है, सेम रिसोर्स के लिए होता है, और जब लिमिटेड हो तभी होता है। जैसे नीट की सीट लिमिटेड है, नीट की पढ़ाई सब कर रहे हो, नीट के लिए सब लड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सीटें लिमिटेड है, कंपटीशन तगड़ा है ना। और क्लोजली रिलेटेड, आप सब क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, रिसोर्स सेम, यानी कि आपकी एमबीबीएस की सीट सबके लिए सेम चाहिए, है ना, और लिमिटेड सीट है इसलिए कंपटीशन हो गया। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। क्या बोला गया, क्लोजली रिलेटेड के बीच होगा और लिमिटेड रिसोर्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो भी हो जाता है, और कभी कभी क्लोजली रिलेटेड नहीं होती तो भी हो जाता है। आइए करके देखते हैं। कह रहे पहला, अनरिलेटेड के बीच में भी कंपटीशन होता है, अनरिलेटेड के बीच में भी कंपटीशन होता है। देखो पहले उन्होंने यही बात कही कि क्लोजली रिलेटेड की बजाय अनरिलेटेड के बीच में भी होता है। पहला, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कॉम्पीट कर सकती है सेम रिसोर्स के लिए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए ये देखेंगे कि जो साउथ सैलो अमेरिकन लेक है, जो सैलो यानी कम गहरी साउथ अमेरिका की जो लेक है, वहां एक हंसावर, हंस का जोड़ा जिसको हंसावर बोलते हैं, फ्लेमिंगो, मैंने बताया था ये भारत में आ जाती कभी कभी, चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है ना, बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। तो फ्लेमिंगो जो होती है वो वहां रह रही है उसी लेक में, उसी लेक में कुछ लोकल फिश रह रही हैं। रेसिडेंट का मतलब उसकी फिश,
कुछ फिश वहां रह रही हैं, फ्लेमिंगो रह रहा है, क्या लगता है एक बर्ड है और एक फिश, दोनों अलग अलग प्रजातियां की डिफरेंट है, अलग अलग प्रजाति हो गई, लेकिन दोनों का खाना एक ही है। खाना क्या खाते हैं? जूप्लैंक्टन। कहां पर? यानी पानी का कीड़ा, पानी के कीड़े को जूप्लैंक्टन कहते हैं। पानी का कीड़ा इसको भी चाहिए, पानी का कीड़ा हंस को भी चाहिए, पानी का कीड़ा मछली को भी चाहिए, दोनों सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर लिमिटेड नहीं भी है ना तो भी कंपटीशन हो सकता है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं भी है तो भी हो सकता है। पहला क्लोजली रिलेटेड हो तभी होगा, गलत हो गया, अनरिलेटेड के बीच हो गया, एग्जांपल ये है। फिर कह रहा है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी होगा, नहीं, अनलिमिटेड हो तब भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक की फीडिंग का एफिशिएंसी दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी को डोमिनेट कर देगी। देखिए क्या लिखा है, इंटरफेरेंस कंपटीशन, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। इंटरफेरेंस कंपटीशन में फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट टू बी रिड्यूस्ड इन द इंटरफेरिंग एंड इनिप्टी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। मैंने वाला एग्जांपल बताया था डॉग वाला, दो डॉग है, एक जर्मन शेफर्ड एक लोकल डॉग, आप 5 किलो वहां पे मटन रख दो क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं, या चिकन रख दो 5 किलो। अब आपको पता है कि जर्मन शेफर्ड 1 किलो से ज्यादा नहीं खा सकता अगर दबा के खाएगा, 1 किलो से। अब रिसोर्सेज है अनलिमिटेड और 5 किलो मटन आपने रखा हुआ है, वहां 2 डॉग छोड़ दिए, एक लोकल वाला एक वाला। जर्मन शेफर्ड इतना अग्रेसिव होता है कि वो लोकल वाले को उठने ही नहीं देगा, मतलब इधर अपना खा रहा है और जैसे वो पास आ रहा है उसको भौंकने लग रहा है, उसको दौड़ा ले रहा है, उसको खाने ही नहीं दे रहा है। अब आप बताओ क्या ये लोकल वाला कभी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे को रोक रही है, उसको कम कर रही है, इंटरफेयर करके, इनिबिट करके, इंटरफेयर करके यानी हस्तक्षेप कर रही है उसके काम में और उसको रोकने का प्रयास कर रही है। इवन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, बोलते भले ही रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब कंपटीशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी वो यहां से आएगी। कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन है एक की आर वैल्यू बढ़े और दूसरे की आर वैल्यू घटे, एक की आर वैल्यू बढ़े दूसरे की आर वैल्यू घटे। तो देखो क्या लिखा है, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस यानी आर वैल्यू ऑफ वन स्पीसीज, ये देखो इन द टर्म्स ऑफ आर यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, मतलब एक की आर वैल्यू दूसरे की आर वैल्यू को घटा दे, एक स्पीसीज की आर वैल्यू बढ़े और दूसरे की आर वैल्यू घटे, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा एक डेमो करके बताया गया, इस बात को एक डेमो करके बताया गया, गॉस और अदर साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें बताई, अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने ये सारी चीजें बताई। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमेशा सुपीरियर वाली स्पीसीज एलिमिनेट कर देती है दूसरी वाली स्पीसीज को, इंफीरियर वाली को। बट एविडेंस ऑफ सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, मतलब इन्होंने बोला ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब कंपटीशन की कोई परिभाषा नहीं है जो ठोस हो, कंपटीशन की सबसे ठोस परिभाषा कुछ नहीं है, बदलती रहती है समय के अकॉर्डिंग। कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंड परसुएटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केस, कहते हैं कुछ केस में ये चीज सही पाई गई जो इन्होंने बताया, जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया वो यहां सही पाई जाती है इस केस में। किस केस में? एक था एबिंगडन टर्टवाइज और जहां डार्विन गए थे उसी आइलैंड पर, गैलापागोस आइलैंड, इसकी वजह से एबिंगडन टर्टवाइज जो था वो हार्बीवोर्स था और काफी बड़ा होता था, अब ये विलुप्त हो गया है, पिछले कुछ दशक में ये विलुप्त हो गया, देखो लिखा ना विद इन ए डिकेड, एक दशक में विलुप्त हो गया। क्यों? हमने वहां पे गोट इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने गोट को छोड़ दिया, कुछ लोग गोट पालते थे, हमने उस आइलैंड पे छोड़ दिया। जब हमने आइलैंड पे छोड़ दिया तो पिछले 10 सालों में, डिकेड का मतलब होता है 10 सालों में, ए डिकेड का मतलब पिछले 10 साल में उस आइलैंड पर, अब बताओ ये सुपीरियर है कि इंफीरियर? और ये इसने तेजी से ग्रेटर चर लिया, मतलब घास को बहुत तेजी से चर लिया, गोट की एफिशिएंसी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसीलिए वो विलुप्त हो गया, गायब हो गया, क्योंकि घास खाते खाते बकरी घास चरते चरते किलोमीटर चली जाती है, और ये इतना हैवी था कि रेंग रेंग के, कछुआ तो वैसे ही फेमस है किस बात के लिए? रेंग रेंग के चलने के लिए, क्योंकि रेप्टाइल है, रेप्टाइल का स्वभाव ही है रेंग रेंग के चलना या धीरे धीरे खिसक खिसक के चलना, है ना, रेप्टाइल का मतलब ही यही होता है। अनदर एविडेंस फॉर, एक और एविडेंस आया, another evidence occurrence of competition in nature
comes from what is called competitive release. एक और है competitive release. Competitive release का क्या मतलब होता है? Competitive release का मतलब हो गया कि देखो एक स्पीसीज है जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, एक स्पीसीज है जो यहां रह रही है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, और ये अपने आप को लिमिटेड दायरे में रख रही है। क्यों? क्योंकि इसको दूसरी स्पीसीज से खतरा है। मानो कि ये डियर है और ये टाइगर है। अच्छा, टाइगर को पता है कि टाइगर इतनी दूर घूमता रहता है, इतनी दूर जंगल में इसका टेरिटरी है, तो ये इस जोन में से आने का प्रयास करेगी कि बचने का प्रयास करेगी? बचने का प्रयास करेगी कि हमें शेर खा ना जाए। आपने एक्सपेरिमेंटली इसको हटा के दूसरे जंगल में शिफ्ट कर दिया। अब आप बताओ, इसको पता लग गया कि ये यहां पे है ही नहीं, तो ये अब इस यहां तक घूमते घूमते आ जाएगी। बोलो, तो यानी जब कोई भी स्पीसीज है, देखो लिखा है, अगर कोई स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में रह रही, क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन लग रहा है, उसको कंपटीशन फील हो रहा है। किसकी वजह से? सुपीरियर स्पीसीज, शेर की वजह से। और कह रहा है इज फाउंड टू एक्सपेंड, बोलता है ये इस दायरे में कब आना चाहेगी? ये इस दायरे में तब आएगी ड्रामेटिकली, यानी तेजी से आएगी, जब कॉम्पिटिटिव स्पीसीज आप एक्सपेरिमेंटली हटा दो, यानी शेर को हटा दो, जिसके साथ ये कंपटीशन कर रही है उसको हटा दो। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स का एक बहुत बेहतरीन फील्ड एक्सपेरिमेंट था। कॉर्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उनका एक एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक लेवल का। उन्होंने रॉकी सी कोस्टल लाइन ऑफ स्कॉटलैंड को चुना, रॉकी सी कोस्टल लाइन ऑफ स्कॉटलैंड को चुना, और लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बारनाकल, यहां पर उन्होंने देखा बड़े बड़े बारनाकल थे, बारनाकल दिखाया था ना, वेल के पीठ पे चिपके रहते हैं। सुपीरियर बारनाकल जो था ये बैलेनस था, ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे इंटरटाइडल एरिया में। एंड एक्सक्लूसिव द स्मॉल बारनाकल, और स्मॉल बारनाकल बहुत कम पाए जाते थे। इन जनरल जब सुपीरियर बारनाकल को जब हटा देंगे तो इंफीरियर बारनाकल उस जोन में आने लगेंगे जहां सुपीरियर थे। इसी तरीके से एक चीज इन्होंने बोली है, हार्बीवोर्स ज्यादा प्रभावित होते, ज्यादा मतलब बैड इंपैक्ट आता है, या कार्निवोर्स पे ज्यादा बैड इंपैक्ट आता है कंपटीशन से? खुद सोचो आप, कंपटीशन में सबसे खतरा किसको है? शाकाहारियों को कि मांसाहारियों को? शाकाहारियों को, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन जनरल हार्बीवोर्स एंड प्लांट, कहता है हार्बीवोर्स को भी खतरा है और प्लांट को भी खतरा है, ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव आएगा इन पे। किसके द्वारा? कंपटीशन के द्वारा। किसकी तुलना में? कार्निवोर्स की तुलना में। कार्निवोर्स की तुलना में हार्बीवोर्स और प्लांट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। किससे? कंपटीशन में। गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और सेम रिसोर्स है तो ये कभी कभी साथ रह सकते हैं। देखो, शुरुआत में कहा गया था कि क्लोजली रिलेटेड है, सेम रिसोर्स है, लिमिटेड है, तो कंपटीशन होगा। अब कह रहे हैं कि अगर क्लोजली रिलेटेड है भी, सेम रिसोर्स है भी, तो भी वो को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली, कैन नॉट को एग्जिस्ट, मतलब कंपटीशन उसमें होगा तो लगातार वो एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। कैनॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनिटली, मतलब लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। हमेशा इंफीरियर वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कह रहा है दिस में बी ट्रू, ऐसा तभी होगा जब लिमिटेड रिसोर्स हो, अदरवाइज नहीं होगा। और आजकल की स्टडी में पाया गया कि इस तरह का जो ग्रॉस डू नॉट, इस तरह का चीज ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है जो उन्होंने बताई। while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, मतलब देखा गया कि नेचर में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कुछ जगह पे नहीं देखने को मिलता है। देखो, इन्होंने बोला कि अगर कोई स्पीसीज है और वो फेस कर रही है कंपटीशन, तो इवॉल्व कर लेगी। कैसे इवॉल्व कर लेती है? अपने आप को कोएग्जिस्ट करना सीख जाती है, गायब होने की बजाय। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो गायब नहीं होंगी। देखो गॉस ने क्या कहा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड, लिमिटेड हो, रिसोर्सेज सेम हो, लिमिटेड हो, और क्या कहा? और कहा कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो, तो वो एक दूसरे के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा होगा, रह सकते हैं, क्योंकि उसमें इवोल्यूशन आ गया। ये देखो, इवॉल्व हो गए,
उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया कि वो साथ ही रहेंगे और कंपटीशन नहीं करेंगे। ऐसा होता है। अच्छा आप बताओ, मार्केट में साड़ियों की ही दुकानें हैं, पता लगा एक दुकान साड़ी की, जस्ट बगल में साड़ी की दुकान, जस्ट बगल में साड़ी की दुकान, जस्ट बगल में थोक की मार्केट, देखो बिल्कुल पूरी साड़ियों की दुकान है, लेकिन सबका काम चल रहा है, सबका खर्चा चल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे कि देखो भाई, क्योंकि आपके यहाँ पे ग्राहक जा रहा है, कस्टमर, तो हम नहीं छेड़ेंगे, हमारे यहाँ आ रहा है तो आप नहीं छेड़ोगे। हाँ, ऐड कर सकते हो, बुला सकते हो, तरीके अपने अपना सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, आपकी इच्छा है ना। तो लेकिन कोई ऐसा नहीं है हाथ पकड़ के आपको अपनी दुकान में जबरदस्ती खींच लेगा, ये गलत है, ये रूल के अगेंस्ट है वहां पे। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, उनमें आपस में कंपटीशन वो अवॉइड कर रहे हैं। कैसे अवॉइड कर रहे हैं, उन्होंने कहा देखो अगर कस्टमर मेरी तरफ आ रहा है तो हम हमारी दुकान पे आने देना, तुम्हारी दुकान की तरफ जा रहा है तुम आने देना, लेकिन तुम मेरे दुकान में घुस रहा है और तुम उंगली पकड़ के ले गए, ये तो गलत है ना। तो ऐसा कहीं नहीं होता। तो वही कह रहा है यहां पर रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई। रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसे हो गई, आजकल दिल्ली में इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। दिल्ली में क्या होता है, दिन में जो ये होते हैं ना रेडी वाले, ठेले वाले, दिन में इतनी भीड़ भाड़ होती है, दिल्ली अपना कैपिटल है, दिन में इतनी भीड़ भाड़ होने लगी कि वो उनको जगह ही नहीं मिलती लगाने के लिए, दुकान के सामने लगाते हैं, पर इतनी रेडी वाले हो गए, इतनी बेरोजगारी अपने यहाँ, तो क्या होता है बहुत सारे वो लगाते हैं तो उनको जगह ही नहीं मिलती। अब लगाएं कहाँ, तो उन्होंने नया आइडिया सोचा, स्टार्टअप इंडिया, है ना। उन्होंने कहा जब रात दुकान कितने बजे बंद हो जाएगी, 10-11 बजे, 12 बजे मैक्सिमम, वो 12 बजे लगाते हैं अपनी रेडी, और 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाते हैं, और उनकी सेल रात को जो दिन वाले हैं उनसे डबल हो गई। क्यों, रात को कोई लगाता ही नहीं था। और जितने मल्टीनेशनल कंपनी के बंदे हैं वो रात को छूटते हैं 2 बजे 3 बजे, कॉल सेंटर वाले, जितने मल्टीनेशनल कंपनी है नाइट शिफ्ट जाते हैं, वो जैसे छूटते हैं, अब रात को भूख लग जाती है, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं, तो उन लोगों की तो वो कोई है भी नहीं, दुकानें बंद हैं, आराम से पूरे वहां पे कब्जा किए हैं, और पूरा रात भर वो बेचते हैं, उनकी सेल 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो गई है। तो ऐसा देख करके कई दिन वालों ने नाइट वाले में शिफ्ट कर लिया। हालांकि अभी नया नया स्टार्टअप है, पर इन फ्यूचर देखना आप, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वो 24 घंटे इसीलिए खुली रहती है। मैं मुंबई गया तो लोग कहते हैं मुंबई रात भर जगती है, वास्तव में मैंने देखा, रात को 3 बजे उतरा वहां पर, पहली बार गया था, ट्रेन से गया था, तो जब उतरा तो मुझे लगा एकदम कानपुर की तरह सन्नाटा होगा। जब मैं वहां उतरा तो एकदम जगमगा रहा था, लोग आराम से घूम रहे थे, बहुत सारे लोग इधर उधर बाइक से, कोई पैदल चल रहा है, कोई वो चल रहा है, रात में लोग कब, मतलब रात में भी जगमगा रहा था पूरा। सोचिए उस समय की बात बता रहा हूँ, आज कब से 10-12 साल हो गया, तो उस समय, तो अब आज की डेट में तो और ज्यादा है। तो इसी तरह दिल्ली भी बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक, जो हमारी इकोनॉमिकल वो है, वो तो वो जो हमारी कैपिटल है वो है, और इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है। अगर 2 स्पीसीज कॉम्पीट कर रही है किसके लिए, सेम रिसोर्स के लिए, तो अवॉइड कर देती कंपटीशन। देखो वही बात जो समझा रहे थे, कैसे, उसने बोला कि टाइम बदल दिया, अभी देखो टाइम का एग्जांपल दिया था, या जगह बदल दी। अब कुछ लोग कहां, नोएडा शिफ्ट हो गए, दिल्ली वाले जो बंदे थे रेडी वाले, नोएडा में नया सेक्टर बना, जहां नया एयरपोर्ट बन रहा है वहां शिफ्ट हो गए, अभी एयरपोर्ट बन रहा है वहां शिफ्ट हो गए। मतलब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवल एयरपोर्ट, वो बन रहा है नोएडा में, अभी योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का, वर्ल्ड का नहीं बोल रहा, वर्ल्ड में तो और भी बड़े बड़े हैं, तो सबसे बड़ा। तो अब जैसे ही जिस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसी दिन से रेडी वाले वहां चले गए। क्यों, लेबर्स काम करेंगे, उनको खाने पीने को चाहिए, चाय पियेंगे, चाय की दुकान खोल दी, मतलब वहां से शिफ्ट हो गया, उनका वहां पे एकदम बल्ले बल्ले हो गई। तो टाइम बदल दिया या जगह भी बदल दी, ठीक है। मैक आर्थर ने ये एग्जांपल दिया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, बार्बलर्स यानी छोटी छोटी चिड़िया होती है, ठीक है, वो लिविंग, वो सेम ट्री पे रह रही है, लेकिन उसने कंपटीशन रोक दिया। कैसे, 7 जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, बिहेवियरल डिफरेंस कर दिया फोरेजिंग एक्टिविटी का। बिहेवियरल डिफरेंस का मतलब, तुम पत्तियां खाना, हम जड़ खाएंगे, तुम तना खाना, हम फल खाएंगे, तुम फूल खाना, यानी बंटवारा कर लिया, बंटवारा कर लिया, और कंपटीशन नहीं हो रहा, राइट। अब आगे पैरासिटिज्म क्या होता है, इन्होंने कहा कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग। 2 फायदे हैं पैरासिटिज्म से, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। आप बताओ हमारे अंदर पैरासाइट क्यों आते हैं, 2 चीजें हैं, बढ़िया जगह है अंदर,
बहुत माल है अंदर, है ना, बहुत खाने पीने को मिलेगा, बहुत जगह है अंदर रहने को मिलेगा, सारे ऑर्गन हैं, उनके अंदर रहो आराम से, सेफ से। क्लियर? It is not surprising that parasitism has evolved so many taxonomical group। बोलते पैरासिटिज्म कहां पे है? बहुत सारे taxonomical group पे है, प्लांट से लेकर के वर्टिब्रेट्स तक, प्लांट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक हैं। बहुत सारे पैरासाइट्स जो होते हैं उसके वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी सिंगल स्पीसीज जो होती है उसी पर रहते हैं, किसी और पर नहीं। जैसे मैं बोलूं जुए कहां पाए जाते हैं? इंसानों में, इंसानों में ही जुए पाए जाते हैं, कुछ और भी दो चार हमारी तरह ही प्राइमेट्स हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन जुए सब में नहीं पाए जाते। ऐसे मैं बोलूं टिक, किल्ली, टिक, टिक डॉग पे और कैटल्स पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, देखा होगा, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। देखो लिखा है, इसका मतलब ये को इवॉल्व हुए हैं। पूछा जाता है ये किस चीज का उदाहरण है? को इवोल्यूशन का। अगर होस्ट में स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व हुई फॉर रिजेक्टिंग या रजिस्टिंग की, तो पैरासाइट्स में भी कहीं ना कहीं होगी, यानी दोनों के अंदर होगी। देखो लिखा है, पैरासाइट हैज आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट द न्यूट्रलाइज। अगर होस्ट के अंदर हुई है रोकने की क्षमता, तो पैरासाइट के अंदर है उसको झेलने की क्षमता। पैरासाइट में भी देखो इवॉल्व हुआ है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल सेम होस्ट स्पेसिफिक, इसीलिए सेम होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अकॉर्डेंस विद द लाइफ स्टाइल, बोलते लाइफ स्टाइल के अनुसार पैरासाइट में भी स्पेशल एडेप्टेशन आते हैं, जिसके दौरान वो क्या हो जाता है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्या इवोल्यूशन आया इसमें, पैरासाइट्स में, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन गायब हो गए। दूसरा, एडहेसिव ऑर्गन बन गए, हुक या सकर बन गया, ये देखो, चिपकने, ताकि चिपक सके होस्ट के साथ। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम गायब हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई। और कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है। ये बहुत बार पूछा गया, कब कब कॉम्प्लेक्स होगी? जब एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट हो तब, नॉर्मली नहीं होती। जब एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट हो तब। इससे क्या हो जाता है, वो आसानी से प्राइमरी होस्ट में रह सकते हैं। द ह्यूमन का लिवर फ्लूक, ह्यूमन का जो, ह्यूमन के अंदर जो लिवर फ्लूक रहता है, लिवर फ्लूक क्या है? ट्रिमेटोड पैरासाइट। ट्रिमेटोड किस में आता है? ट्रिमेटोड उसमें आता है प्लेटी हेलमिंथेस में। तो प्लेटी हेलमिंथेस का पैरासाइट है, याद रखिएगा। लिवर फ्लूक में, लिवर फ्लूक, फ्लूक्स वर्ड आता है आपके प्लेटी हेलमिंथेस में, तो ये ट्रिमेटोड पैरासाइट है, वो लिवर में रहता है। इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट है, एक है स्नेल, एक है स्नेल, दूसरी है फिश। और ये कॉम्पीट करती है अपनी लाइफ साइकिल के लिए, यानी ये अपने लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट का प्रयोग करते हैं, पहला स्नेल, दूसरा फिश। इसी तरह मलेरियल पैरासाइट को एक होस्ट चाहिए, कौन? एक चाहिए कि दो चाहिए? दो चाहिए। मलेरियल पैरासाइट एक वेक्टर वाला होस्ट चाहिए जो फैलाएगा रोग को, दूसरे होस्ट को। और मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, ज्यादातर पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सर्वाइवल कम कर देंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम कर देंगे, रिप्रोडक्शन कम कर देंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी घटा देते हैं, ठीक है। और होस्ट जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं प्रेडेशन से, इसलिए वो कमजोर हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो होस्ट को फायदा होता है कि पैरासाइट को फायदा होता है? हम लोग क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं, हम लोग की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, ये सारी चीजें लिखी हैं। कह रहा क्या आप जानते हैं आइडियल पैरासाइट को अपने होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर कहा गया, फिर नेचर ने इन्हें क्यों इवॉल्व नहीं किया, ऐसा आइडियल पैरासाइट क्यों नहीं बनाया जो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए? अगर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसको खाना कहां से मिलेगा, और अगर फीडिंग नहीं करेगा तो ब्रीडिंग कैसे करेगा, उसकी जनसंख्या कैसे आगे बढ़ेगी, यानी उनका एग्जिस्टेंस कैसे होगा? तो इसीलिए ऐसा नहीं किया गया। पैरासाइट इवॉल्व, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, उन्हें एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। जो बाहर की सतह पर रहेंगे उन्हें एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। सबसे फेमिलियर एग्जांपल है लाइस ऑन द ह्यूमन बीइंग एंड टिक्स ऑन द डॉग, अभी बताया है, एक्टोपैरासाइट है। बहुत सारी मैरीन फिश, ठीक है, वो एक्टोपैरासाइट होती है, कोपोड्स, देखा ना, मैरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपोड, मतलब मैरीन फिश के ऊपर कोपोड नाम का एक्टोपैरासाइट पाया जाता है। इसी तरह कसकटा, अमरवेल, कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है,
और ये कॉमनली पाया जाता है बहुत बड़े पौधे पे, बहुत बड़ा और फैला हुआ पौधे पे पाया जाता है, ठीक है। और इसमें पीले कलर की ये बेल होती है, पीला कलर है इसका मतलब हरा कलर कहां चला गया, हरा कलर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पैरासाइट है, खाना बनाने की जरूरत क्या है। अच्छा एक वो बताओ, अगर हम बोले कि आपको तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि आपका टारगेट है कि भाई डॉक्टर बनेंगे और अच्छा लाइफ स्टाइल होगी, फिर हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, पैसा भी आएगा, इज्जत भी मिलेगी, ये टारगेट है, होना भी चाहिए, है ना। अगर लेकिन एक बात बताओ, अंबानी, जैसे अनंत अंबानी की बात करें, है ना, उनके जो बेटे मतलब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी है, ठीक है, तो उनको क्या जरूरत है एमबीबीएस करने की, क्या जरूरत है आईएएस आईपीएस बनने की, जब इतना पैसा ही है तो क्या जरूरत है ना। क्या जरूरत है, उनको खाना बनाना आता है नहीं आता है, उनकी बहू को खाना बनाना आता है नहीं आता है, क्या दिक्कत है। 100-200 लोग तो खाना बनाने के लिए लगे हैं, सर्व करने के लिए लगे हैं, टोटल 700 लोग एंटेलिया में रहते हैं। अब 700 लोग, कोई खाना बना रहा है, कोई उनके कपड़े आयरन कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, और पूरी पूरी टीम है, खाना बनाने की टीम 100 लोगों की है, गाड़ियां ड्राइवरों की टीम 100 लोगों की है, उनको मैनेज करने के लिए 100 लोग हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं, ये तो हमें जो याद आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। बिल भरने के लिए लगे हुए हैं 100-200 लोग, इतने बिल हैं सब चीजों के, हर चीज के लिए उनको मैनेज करने के लिए कारपोरेट बंदे रखे गए हैं, सोचिए जरा। तो कहने का मतलब ये है, जब उनके पास सब कुछ है तो खाना क्यों बनाना आना चाहिए, उन्हें नहीं आना चाहिए, चलेगा काम। लेकिन ये जरा देखो, ये इसके पास ये वही है, यानी इसके पास तो सब कुछ है ही है भाई, ये दूसरे पौधे पर आश्रित है, तो खाना वो बनाए, ये तो खा लेगा, तो इसीलिए क्लोरोफिल गायब हो गई, इसलिए इसमें कोटिलेडन भी गायब हो गया। क्वेश्चन पूछा गया पुराने पुराने पीवाईक्यू है कि अमर बेल में कितने कोटिलेडन होते हैं, 2 होते हैं लेकिन गायब हो गए, है तो डाइकॉट लेकिन गायब हो गया है, डाइकॉट बट गायब हो गया, एंड लीव इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी पत्तियां भी गायब हो गई, क्लोरोफिल भी गायब हो गया, कोटिलेडन भी गायब हो गया, लेकिन है डाइकॉट। ये अपना पोषण किससे ले रहा है, अरे जिस पौधे पे होगा तभी तो ये पैरासाइट बनेगा ना। और फीमेल मॉस्किटो ये पैरासाइट नहीं है, नॉट लगा है उधर, क्या फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट है? नहीं, पैरासाइट नहीं है, वो क्या है, वेक्टर है, वो वेक्टर है। तो ये क्यों हम लोग का खून पीती है, क्योंकि हमारे खून में ऐसी प्रोटीन होती है जो इनके एग फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, यानी इनके रिप्रोडक्शन के लिए हमारी खून बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा करता है। अब इन्होंने बोला एंडो पैरासाइट अंदर रहेंगे, कहां, ऑर्गन्स के अंदर, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, दिस एंड दिस, कोई भी हो सकता है। लाइफ साइकिल इनकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, किसकी तुलना में, एक्टो पैरासाइट की तुलना में, और ये ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा। मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर काफी सिंपल हो जाएंगे, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर कैसे हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन हाँ, इसकी बॉडी, इसमें जो लाइफ साइकिल हो गई वो कैसी हो गई, मोर कॉम्प्लेक्स, उसमें लिखा था कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स। और इनकी एनाटॉमी और मार्फोलॉजी काफी सिंपल हो जाएगी, और इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल है रहने का एग्जांपल, अभी तक खाने का एग्जांपल था, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म एक आकर्षक एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, जिसमें पैरासिटिक बर्ड कोयल, पैरासिटिक बर्ड कोयल, वो जो है अपने अंडे देती है होस्ट बर्ड में, और होस्ट बर्ड किसे बोलते हैं, क्रो, होस्ट बर्ड है क्रो, तो पैरासिटिक बर्ड और होस्ट बर्ड है क्रो, क्योंकि क्रो घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो कोयल है वो घोंसला कभी नहीं बनाती, तो ये इनके घोंसलों में अंडे दे देती है और वहीं पर छोड़ देती है ताकि अंडों को वो से दे, यानी कौवे ही अंडे को सेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड यानी कोयल के अंडे इवाल्व हो गए, कैसे, वो बिल्कुल मैच करने लगे, रिजेंबल का मतलब मैच करना, किससे, होस्ट के एग से, यानी कोयल के अंडे शेप में, साइज में, कलर में बिल्कुल वैसे ही हो गए, ये देखो साइज में, कलर में ऐसे हो गए, ताकि होस्ट बर्ड यानी कौवा उसे पहचान ना पाए और उन्हें फॉरेन एग ना समझ पाए और उन्हें बाहर ना निकाल दे अपने घोंसलों से, है ना। और जब ये अंडे से लेते हैं तो ये बच्चे बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आते हैं तो कोयल अपने बच्चे वापस ले जाती है, क्योंकि मां अपने बच्चों को पहचानती है। तो लिखा हुआ है, आप अपने घर के आसपास जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, ये इवेंट बड़ा आसानी से देखने को मिल जाता है, कोयल एंड क्रो इन नेबरहुड इन पार्क में देखने को मिल जाता है, कब, ब्रीडिंग सीजन, और इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है स्प्रिंग टू समर,
अभी स्प्रिंग चल रहा है ना, समर लग जाएगा, समर मतलब लगभग लगने ही वाला है, तो स्प्रिंग टू समर ये। एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म इन द एक्शन, इसी को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मोटो क्या था? फीडिंग की लॉजिंग, फीडिंग की लॉजिंग। और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब पूरे अप्रैल में एफएसटी करा देंगे आपकी। एक अभी यूनिट टेस्ट बचा है इसका, है ना, वो इस वीक हो जाएगा ये चैप्टर इस बार, और फिर एफएसटी 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 एफएसटी, तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। संडे संडे, हर संडे एफएसटी। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच द वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट। बोलते हैं एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना तो कोई नुकसान। ठीक है, जैसे एक एपीफाइट है, कहां उग रहा है? मैंगो की शाखा पर। ऐसे ही बारनाकल कहां ग्रो कर रहा है? वेल पर। और कह रहा है ना तो मैंगो को कुछ जा रहा है ना तो वेल का कुछ जा रहा है। ये लोग जीरो पे बैठे हुए हैं। फायदा किसको हो रहा है? बारनाकल को। और किसको हो रहा है? ऑर्किड नाम के एपीफाइट को। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कैटल अर्गट। कैटल अर्गट का मतलब होता है बगुला। बगुला अक्सर देखा होगा कैटल्स के पीछे पीछे उसकी क्लोज एसोसिएशन में रहता है। कह रहा है आप इसको देख सकते हो कि जब ये उनके पीछे पीछे रहता है तो क्यों रहता है? ताकि ये पकड़ सके, शिकार कर सके। किस चीज का? कीड़े मकोड़ों का, जो कि इसको मुश्किल हो रहा था। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। क्लासिकल एग्जांपल मैंने बोला था ये। कह रहा है जो बगुला है हमेशा चरता हुआ पाया जाएगा क्लोज विद द कैटल, यानी कैटल के आसपास ही चलेगा। और जब चलेगा तो क्या होता है? कैटल जब चलेगा तो घास हिलेगी, घास हिलेगी तो कीड़े ऊपर निकल आएंगे, ऊपर भाग आएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। कहां से? वेजिटेशन से, यानी घास से या जो भी है। जब इंसेक्ट आ जाएंगे तो जब अगर अगर ये इनके साथ ना चलता तो घास हिलती ही नहीं, घास हिलती नहीं तो कीड़े बाहर ही नहीं आते। तो इनको डिफिकल्टी होती किसको? अर्गट को, उन्हें पकड़ने में। इसीलिए ये कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। इससे इससे कैटल की सेहत पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? कैटल को तो चरना ही था, लेकिन किसको फायदा हो गया? अर्गट को, यानी कि बगुले को फायदा हो गया। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है सी एनिमोन और क्लाउनफिश। ये देखो, सी एनिमोन, उसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं, और एक क्लाउन फिश होती है जिस पर ये रह रहा है। द फिश गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर, यानी फिश शिकार होने से बच गई। क्यों? जब इस पे ये बैठा हुआ है तो इस पे है डंक, ये फिश है क्लाउन फिश, ये है सी एनिमोन, इसके पास डंक, वो है डंक कोशिकाएं यानी स्टिंगिंग सेल्स, क्योंकि सीलेंट डेटा में पढ़ा था। एडेम्सिया इसी को बोलते हैं, एडेम्सिया ना, सी एनिमोन या एडेम्सिया इसी को बोलते हैं। इसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल थे, जैसे ही कोई इस मछली को अटैक करने आता था डंक मार देते थे, भाग जाता था। इससे मछली को फायदा हुआ कि इसको फायदा हुआ? मछली को फायदा हुआ। देखो लिखा, इसने दूर रखा फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटिकल, स्टिंगिंग टेंटिकल से शिकारियों को दूर रखा। इसलिए द एनिमोन डज नॉट अपरेंट टू डिराइव, एनिमोन को तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन क्लाउन फिश बच गए, क्लाउन फिश को बेनिफिट पहुंचा। लिखा है ना, इसको कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन इसको फायदा हुआ, क्लाउन फिश को फायदा हुआ। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जिसमें दोनों को फायदा है, जिसमें दो स्पीसीज दोनों को फायदा है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा है उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन रिप्रेजेंट एंड इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। लाइकेन सबसे बेस्ट, सबसे इंटीमेटेड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, और जो कि फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, देखो एल्गी ना दी होती तो साइनोबैक्टीरिया के बीच होता है। माइकोराइजा इसका पॉपुलर एग्जांपल है। माइकोराइजा में क्या होता है? फंजाई एसोसिएट हो जाती है विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। और जीनस का नाम आप बताओ? ग्लोमस। फंजाई जो होती है प्लांट को एब्जॉर्ब करके देती है, याद करो फास्फोरस, न्यूट्रिएंट्स यहां लिखा है, वहां मैंने बताया था फास्फोरस। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, वाइल प्लांट बदले में क्या देगा? फंजाई को एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी रिच या एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी इसको भी फायदा इसको भी फायदा। इनको मिनरल्स मिले, इनको क्या हुआ? इनको मिल गया खाना। और आपने देखा था प्लांट को तो बहुत सारे फायदे हुए, सूखे से बच गया, सैलिनिटी से बच गया, ग्रोथ बढ़ गई, डेवलपमेंट बढ़ गया, यील्ड बढ़ गई। प्लांट को ज्यादा फायदे हो रहे थे। प्लांट को ज्यादा फायदे हुए कि एनिमल को ज्यादा फायदे हुए?
कह रहा है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है सबसे शानदार एग्जाम्पल, सबसे शानदार और एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल, यानी कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आकर्षक या अच्छा एग्जाम्पल। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज प्लांट एनिमल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप। देखो, एनिमल की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए, फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए। एनिमल को इसके लिए फी दी जाती है, इस सेवा के लिए, ठीक है। और वो रिवार्ड किस रूप में मिलता है या फी किस रूप में दी जाती है? तो बोला गया या तो पॉलन के या तो नेक्टर के रूप में, और पॉलन या नेक्टर के रूप में किसको? पॉलिनेटर को। और जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट दिया जाता है किसको? जो सीड बिखेरेगा उसको। पॉलिनेटर को क्या फायदा हुआ? पॉलन और नेक्टर। लेकिन सीड डिस्पर्सल को क्या फायदा हुआ? जूसी फ्रूट मिला। अरे अगर हमने आम खाया नेचर में, हमने आम खा लिया है ना, हमने आम खाने के बाद गुठली फेंक दी। अब गुठली जब हमने फेंकी तो हमने आम तोड़ा था वहां से, गुठली फेंकी 2 किलोमीटर दूर, है ना, ठीक है। तो वहां पर वो गुठली क्या हो गई? जंगल में जम गई, नया पौधा आ गया। तो बताओ मुझे क्या बोला जाएगा? सीड डिस्पर्सल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? वही चीज यहां बोली गई है। बट म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम should also be safeguarded against the cheater। कहते हैं इसी तरह से बहुत सारे चीटर भी है नेचर में जो इनका बेनिफिट भी ले लेते हैं, लेकिन ना तो सीड डिस्पर्सल कराते हैं और ना ही पॉलिनेशन कराते हैं। क्लियर? ना ही पॉलिनेशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग द पॉलिनेशन। देखो ये लिखा है, नाउ यू कैन सी why the plant animal interaction evolve co-evolution, यानी इसमें co-evolution क्यों होता है? ठीक है, समझ गए होगे। क्योंकि अगर एक इवॉल्व हो गया दूसरा नहीं इवॉल्व हुआ तो फायदा ही नहीं होगा। प्लांट को भी इवॉल्व होना चाहिए, एनिमल को भी इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और हर स्पीसीज का पॉलिनेशन टाइटली लिंक्ड स्पीसीज द्वारा ही होता है। देखो कह रहा है म्यूचुअलिज्म में इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड टू वन अनदर। मतलब एक तरफ फ्लावर इवॉल्व होगा तो पॉलिनेटर भी इवॉल्व होगा। कह रहा है टाइट 1-to-1 वो रिलेशनशिप होता है पॉलिनेटर का और उस प्लांट का। जैसे इन्होंने बोला एक वेस्प है, वेस्प बर्रई जिसको बोलते हैं, इट मींस ये फिग स्पीसीज को ही पॉलिनेट करेगा, अपने पार्टनर वेस्ट से ही पॉलिनेट होगा, किसी और वेस्ट से नहीं होगा। मतलब अगर बर्रई की जो स्पीसीज है उसी से होगा, किसी और स्पीसीज से पॉलिनेट नहीं करेगा। फीमेल वेस्प यानी जो फीमेल बर्रई होती है वो फ्रूट के अंदर जो है सिर्फ अंडे देने ही नहीं जाती, बल्कि जो डेवलपिंग सीड है, ठीक है, उससे इनको खाना भी मिल जाता है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है इनके लार्वा को। यानी ये अंजीर के अंदर सिर्फ अंडे देने ही नहीं गई थी, बल्कि उसको क्या मिल गया था? जब अंडे से लार्वा बाहर आया तो उनको क्या मिल गया? फ्रूट। किसके लिए? पोषण के लिए। या अगले पेज पे लिखा है देखो, ये nutrition to its larva. The wasp pollinate the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site. वेस्ट जो है पॉलिनेट हो गई थी, वेस्ट ने पॉलिनेट कर दिया फिग इन्फ्लोरेसेंस को। कब? जब अंडे देने गई तब। बदले में इसे क्या मिला? फिग ने इसे बदले में क्या रिवार्ड दिया? तो उन्होंने बोला डेवलपिंग सीड एज फूड एंड डेवलपिंग वेस्ट लार्वा, यानी कि डेवलपिंग सीड दिया खाने की तरह जो इनके काम आया है लार्वा के। यानी किसको फायदा हुआ? फिग को कि वेस्ट को कि दोनों को? दोनों को फायदा हुआ ना। कह रहा है ऑर्किड की बहुत विचित्र प्रजातियां पाई जाती, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न होते हैं जो इवॉल्व हुए ताकि सही पॉलिनेटर इंसेक्ट को आकर्षित किया जाए, यानी बी या बम्बल बी को। बताइए इसका पॉलिनेशन ऑर्किड का कौन करता है? बी या बम्बल बी? बी या बम्बल बी। और कैसा पॉलिनेशन करता है? ये वर्ड अभी कहीं नहीं आया था। गारंटीड पॉलिनेशन करता है, लेकिन सारे ऑर्किड को रिवार्ड नहीं मिलता। नॉट ऑल, सारे ऑर्किड रिवार्ड नहीं देते। केवल मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसका नाम है फाइरस, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस, ठीक है। ये सेक्सुअल डेसिएट का मतलब होता है लैंगिक समानता। इसका जो इस फूल का जो शेप है वो
बी के स्पीसीज से मैच करता है। इसका एक पेटल है जो फ्लावर का, वो अनकैनी रिजेम्बलेंस का मतलब आप पहचान नहीं पाओगे, बिल्कुल हू बहू सेम टू सेम ऐसा होता है। एक पेटल के सारे पेटल, एक पेटल इसके फ्लावर का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होता है। किससे मैच करता है? फीमेल बी से मैच कर सकता है। कहां पे? साइज में, कलर में और मार्किंग में। अब मेल बी आकर्षित होता है इसे क्या समझ के? फूल को क्या समझ बैठता है? फीमेल, और क्या करता है? स्यूडो कॉपुलेशन यानी फॉल्स कॉपुलेशन। किसके साथ? फ्लावर के साथ। इस प्रक्रिया के दौरान पॉलन ग्रेन फ्लावर से ट्रांसफर होकर के बी में चले गए, बी की बॉडी पे चले गए। अब देखो क्या हुआ, जब सेम बी स्यूडो कॉपुलेशन करता है विद अनदर फ्लावर, जब ये फिर से स्यूडो कॉपुलेशन करने गया तो ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन टू इट, यानी कि इस फूल पे आ गया जिसका ये पॉलिनेशन करने गया। कह रहा है यहां आप देख सकते हैं को इवोल्यूशन। क्यों? फूल भी इवॉल्व हुआ और बी भी इवॉल्व हुई। ठीक है, यहां को इवोल्यूशन ऑपरेट कर रहा था। अगर फीमेल बी के कलर में जरा भी चेंज हो जाए, जरा भी चेंज हो जाए किसी रीजन से, तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेसफुल विल बी रिड्यूस, यानी पॉलिनेशन का सक्सेस कम हो जाएगा। इसीलिए कोएवोल्यूशन मेंटेन रखता है रिजेम्बलेंस ऑफ पेटल टू द फीमेल बी, यानी कि नेचर ने मेंटेन रखा। अगर नेचर ने एक को इवॉल्व कर दिया, दूसरे को इवॉल्व नहीं किया, तो अब ये भी इसे पहचान ही नहीं पाएगा। जब ये भी इसे पहचान नहीं पाएगा तो गारंटीड पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये वाला आपको पॉइंट बता दिया। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, सो हाँ क्योंकि बढ़ रही ना बहुत तेजी से, तो जे शेप है। अगर पूछा जाता है कि आइडियली कैसी होनी चाहिए, तो सिग्मॉइड हो जानी चाहिए। लॉजिस्टिक में थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया है, तो याद दिला दे रहे, dn अपॉन dt बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये होना चाहिए। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, चेंज हो गया है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कौन सा ऑड एग्जांपल दिया हुआ है? कैटल, अर्किड और कैटल सही दिया हुआ है। ऑर्किड और मैंगो सही दिया है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश सही दिया है। फिग ट्री एंड वेस्ट, ये तीनों जो थे ये कॉमनसलिज्म के थे, ये म्यूचुअलिज्म में था, तो वो फोर्थ हो गया। ये बताइए बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चूजन फॉर एक्सेसिव इंपैक्ट ऑफ एनीबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? हाँ बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है। जो पैरामीटर जो चूज किया जाए एक्सेसिव इंपैक्ट ऑफ एनीबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, आर वैल्यू, आर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर निर्धारित करेंगे। ये बताइए कैमोफ्लेज इज द मैकेनिज्म वेयर, पहला तो गलत हो गया, क्रिप्टिकली तो मैच करना चाहिए ना, नेवर लिख दिया है। प्रे आर क्रिप्टिकली कलर टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय प्रेडेटर, ये सही है, ये सही है ना। J shape curve depict exponential growth when conditions are unlimited, ये हो जाएगा। Which of following type of age pyramid reflect a stable population growth? स्टेबल है ना, स्टेबल है तो बेल शेप, ये एक्सपेंडिंग, ये बेल शेप, ये स्टेबल और ये डिक्लाइनिंग। पॉलिनेशन इन ओफायरस यानी मेडिटेरेनियन इज अकर्स बाय
तो क्या होगा? क्या होगा? इंसेक्ट थ्रू स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म, स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। डार्विन फिटनेस बोल रहा है, डार्विन फिटनेस कह रहा है हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए ना, हाई आर वैल्यू, लेकिन या हाई आर वैल्यू ये प्रिकली पियर कैक्टस वाला बताइए। बिकॉज नो कोई वर्ल्ड हार्बीवोर्स, और कोई हो नहीं सकता। ये बताइए, सी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन वीड कैलोट्रोपिस, क्या होगा? द प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डियो, हाँ ये सही हो जाएगा था। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसने दिया था ये? गॉस। म्यूचुअलिज्म, एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अगर दो सही हो तो ऑल में लगा ही दो। ये बताइए, ये तो कर ही लेंगे। इनकरेक्ट मैच, बैक्टीरिया थिन वॉल रेजिस्टिंग स्पोर, सही है। बियर हाइबरनेशन में चला गया था, सही है। जू प्लैंकटन डायापॉस में चला गया था, सही है। लिजार्ड एस्टिवेशन में नहीं गई थी, फिश गई थी, फिश और स्नेल, फिश और स्नेल, लिजार्ड नहीं गई थी। ये डैश इज द एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो कौन सा होगा? Population is organism of one species occupying the defined area, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये तो गलत हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट, ये भी गलत हो गया। ए ग्रुप ऑफ सेक्सुअली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये पहले ही सही होगा। ये बताइए क्या सही ऑर्डर है? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, फोर्थ हो जाएगा। ये पता ही होगा, सैलिनिटी पूछा गया है, सैलिनिटी के लिए करेक्ट मैच इनलैंड की लेस देन 5 थी ना, इनलैंड की कौन सी थी? लेस देन 5, और सी वाटर की थी 30 से 35। देखिए चेक करिए, सी वाटर की 30 से 35 कि 20 से 25, 30 से 35, और हाइपर सलाइन लागून की मोर देन 100 होती है। तो ये सही हुआ, ये तो हम पहचान ही लेंगे। ये बताइए, ये भी किया था हम लोगों ने। स्मॉल एनिमल है तो तेजी से हीट लॉस करेगा बड़ों की तुलना में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा होता है? हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड एयर ह्यूमिडिटी कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किधर से किधर जा रहे होंगे? इक्वेटर से पोल, या पोल टू इक्वेटर गलत हो गया। प्लेन टू माउंटेन टॉप ड्यूरिंग एल्टीट्यूडनल मूवमेंट, या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ये मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो है नहीं। ये बताइए, प्रूडेंट, प्रेडेटर आर प्रूडेंट, क्यों? क्योंकि करते क्या है? दे कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दे डू नॉट एक्सप्लॉइट, ये भी सही है। दे इंक्रीज द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अमंग द प्रे स्पीसीज, इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हमें एक ही चूज करना पड़ेगा, तो दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, ये सही है। अगर सिंगल चॉइस आ गई तो ये सही है।
प्रूडेंट वाली लाइन ये है, चेक कर लो, क्योंकि ओवर एक्सप्लाइट नहीं करेंगे। ये क्यों वो तेजी से फैल गया था? एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर, एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। ये हार्बीवोर्स के अगेंस्ट क्या था? स्पाइन भी होता है और टॉक्सिक केमिकल भी होता है, ए एंड बी। ये 10 से भी ज्यादा प्रजातियां गायब हो गई थी, किसकी वजह से? माय सिस्टर की वजह से, जो कि स्टार फिश थी। ये तो मैच करा ही लेंगे। ये बताइए एल्टीट्यूड सिकनेस को कैसे कम किया गया था? मतलब जब पहाड़ों पे गए थे तो आरबीसी बढ़ा ली गई थी, हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ा लिया गया था। तो इसका मतलब कौन सी? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की क्षमता को क्या बोलेंगे? होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स। कोल्ड क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन क्या है? बताइए। सिवियर कर लेने लगेंगे ना, सिवरिंग करेंगे जिससे तापमान बढ़ेगा, जिससे तापमान बढ़ेगा। ये बताइए अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, तो उसका कारण, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, तो ऑल सारे कारण हो सकते हैं। एडेप्टेशन कैसा हो सकता है? सारे हो सकते हैं। अगर एज पिरामिड प्लॉट किया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन वाले पिरामिड को एज पिरामिड। ये तो कर चुके थे ना हम लोग शायद। हाँ, तो मतलब आज वाले क्वेश्चन भी हम लोग ने कुछ कर लिए, तो कल स्टार्ट करेंगे इसका अगला वाला चैप्टर, तो इसी वीक खत्म हो जाएगा।